बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मेरी जिंदगी में होने वाला सबसे अजीब वाकया है और शायद इसके बाद और कोई अजीब वाकया हो ही नहीं सकता था और मुझ में इतनी हिम्मत भी नहीं थी। मेरा नाम मुबीना है। मैंने भी ये किया हुआ था। मैं अपनी अम्मी के साथ रहती थी। हमारा इस दुनिया में कोई भी नहीं था क्योंकि मेरी अम्मी किसी की दूसरी बीवी थी और वो मेरी अम्मी को घर से निकाल चुका था। इसने मेरी अम्मी की खूबसूरती देखकर निकाह कर लिया और मैं भी पैदा हो गई। लेकिन जब उसकी पहली बीवी को पता चला तो उसने मेरी माँ को तलाक दे दी और कहा कि मेरी पहली बीवी अगर मुझे छोड़कर चली गई तो मेरे सारे खानदान में कोई इज्जत नहीं रहेगी और गरीब भी हो जाऊंगा क्योंकि सब कुछ मेरी पहली बीवी का है। वो इंसान बड़ा ही अजीब था तो मेरा बाप, लेकिन उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि उसने हमें अकेला छोड़ दिया। मेरी माँ पहले लोगों के घरों में काम करती रही, मुझे पढ़ाया लिखाया और उसके बाद बीमार होकर बिस्तर पर पड़ गई। अब मेरी बारी थी कि मैं उनकी मदद करती और मैं मैदान में आती और मैदान में आ भी गई थी। पहले बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती थी, स्कूल पढ़ाती थी, लेकिन इस तरह से घर नहीं चलता था क्योंकि मेरी अम्मी की दवाइयाँ भी आया करती थीं जो बहुत महंगी थीं। उसके अलावा डॉक्टर ने कहा था कि इनके खाने पीने का बहुत अच्छे तरीके से ख्याल रखना है और इन सारी चीजों में आजकल पैसे लगते थे। उनको क्या बीमारी थी इसकी समझ में नहीं आती थी। बस वो बिस्तर पर पड़ी थी और उठ ही नहीं सकती थी। शायद उनका मर्ज उनका दुख था। मोहब्बत ने उनको मारा था। मेरी अम्मी मुझे कहती थी कि जब तक मैं जिंदा हूँ तू किसी से शादी कर ले ताकि मैं सुकून से मर सकूं। लेकिन मैंने अम्मी को कह दिया था कि आपने शादी की तो क्या हो गया, मैं कभी किसी से शादी नहीं करूंगी। जब मेरी माँ ने मेरे बाप से शादी की है तो मेरी माँ को नहीं पता था कि वो पहले से शादीशुदा है। मैंने सोच लिया कि मुझे कोई ऐसी नौकरी करनी चाहिए जिसमें मुझे महीने के पैसे मिलें। इस तरह प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ाकर बच्चों को घर में ट्यूशन पढ़ाकर कुछ नहीं होने वाला। फिर मुझे मेरी एक दोस्त ने एक नौकरी के बारे में बताया कि वहाँ का मालिक बहुत ही नेक दिल है, वो तुम्हें नौकरी जरूर देगा। मैं वहां गई और मैंने इस मालिक को देखा तो मैं हैरान रह गई। मुझे लगा कि मालिक नहीं है बल्कि मालिक का बेटा है, लेकिन उसने कहा कि वो यहाँ का मालिक है। उसकी उम्र शायद 30 साल होगी। उसका नाम शाहजेब था। वो बहुत ही खूबसूरत इंसान था। मैंने उसे अपने बारे में बताया, ज्यादा नहीं था पर यह बताया कि मैं मजबूर हूँ। उसने कहा यहाँ आपसे पहले जो लोग आए हैं उन्होंने काफी सारे कोर्सेज भी किए हुए थे और मैं सुबह से बैठा हूँ और मैंने इतने सारे लोगों को रिजेक्ट कर दिया जिनकी क्वालिफिकेशन आपसे ज्यादा थी। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ऐसे लगता है कि आपको इस नौकरी की बहुत जरूरत है। वो अच्छा इंसान था। कहते हैं कि अच्छे इंसान दूसरों के दुखों का अंदाजा लगा लेते हैं। उसने भी अंदाजा लगा लिया कि मैं वाकई मजबूर हूँ और उसने मुझे नौकरी पर रख लिया। जब मैं ऑफिस में आकर बैठी तो एक लड़की ने कहा कि अजीब बात है, सुबह से इतने ज्यादा काबिल लोगों को रिजेक्ट करने के बाद तुम्हें रख लिया। कहीं तुम्हारी शक्ल देख के तो नहीं रखा? आजकल ऑफिस में लड़कियों को शक्ल देख कर ही रखा जाता है। तुम बेशक खूबसूरत हो लेकिन तुमने कपड़े बहुत सादा से पहन रखे हैं। कल से अच्छे कपड़े पहन कर आना। खूबसूरत तो मैं थी लेकिन मुझे नहीं लगता था कि उन्होंने मेरी खूबसूरती देखी थी। मैंने उस लड़की की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। मैं इसे ऑफिस में काम करती थी, मुझे कभी छुट्टी चाहिए होती तो सर छुट्टी देते थे और कभी कभी तो ऑफिस की गाड़ी में बिठाकर मुझे घर भी भिजवा देते थे। मुझे लगा कि मेरे साथ इस तरह का रवैया है, लेकिन बाकियों के साथ भी उनका रवैया ऐसा ही था। इसका मतलब कि वो बहुत अच्छे इंसान थे। उन्होंने मुझे एक फाइल दी और कहा कि इसको तुमने मुकम्मल करना है, बहुत बड़ी जरूरी फाइल है। मुझे मेरी माँ की कॉल आई। मैंने अपनी अम्मी के पास एक छोटा मोबाइल रखा हुआ था कि अगर इनको किसी चीज की जरूरत हो तो वो मुझे फोन कर दें, मैं किसी भी तरह पहुंच जाऊंगी। उन्होंने मुझे फोन किया और कहा कि बेटा मेरी तबीयत कुछ खराब हो रही है। मैंने कहा कि 1 घंटे तक आ सकती हूँ, आपकी तबीयत ज्यादा खराब है? उन्होंने कहा कि नहीं, ज्यादा खराब नहीं है, तुम काम करो। मैंने अपनी अम्मी को कहा कि अगर मैंने ये काम टाइम पर मुकम्मल कर दिया तो मेरा सर बहुत खुश हो जाएगा। आपको तो पता है कि वो बहुत अच्छा इंसान है। मेरी अम्मी ने कहा कि अच्छा इंसान है, इसके लिए इतना तो करना चाहिए। मैं अपने काम में मसरूफ हो गई। मुझे वक्त का पता ही नहीं चला। थोड़ी देर के बाद मैंने अम्मी को कॉल की तो वो कॉल नहीं उठा रही थी। बैल तो जा रही थी पर कॉल नहीं उठा रही थी। मैं परेशान हो गई थी। सर भी वहां से जा रहे थे और मैं बाहर खड़ी थी। मुझे कोई भी रिक्शा नहीं मिल रहा था। उन्होंने मुझे परेशान देखा तो मुझसे पूछ लिया। मैंने बताया कि अम्मी की कॉल आई थी तो मैं काम में मसरूफ हो गई और अभी वो फोन नहीं उठा रही।
वो बिस्तर पर पड़ी हैं। उन्होंने मुझे कहा कि चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। मुझे घर छोड़ने के लिए आए और वहां से जाने लगे। जब मेरे चिल्लाने की आवाज आई तो सुनकर वापस अंदर आ गए, क्योंकि मेरी माँ इस दुनिया से जा चुकी थी। मैंने अपना सर पीटना शुरू कर दिया कि क्यों मैं पहले नहीं आई। अपनी माँ से मिल लेती, उनको बचा लेती, उनको डॉक्टर के पास ले जाती। मेरी हालत बहुत अजीब थी। मैं बेहोश हो गई और मुझे पूरे 1 हफ्ते के बाद होश आया। तब तक मेरी माँ की तदफीन हो चुकी थी। ये सब कुछ शाहजेब सर ने किया था, लेकिन मेरे पास रहने की कोई जगह नहीं थी और मैं घर में अकेले रहना नहीं चाहती थी, क्योंकि मकान मालिक बड़ा ही बुरा इंसान था और शराबी भी था। एक दिन मैंने उससे कहा कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, तो उसने कहा कि तुमसे पैसे कौन मांग रहा है, तुम बस मेरे पास रहा करो, कभी तुम मेरे लिए कुछ करो, कभी मैं तुम्हारे लिए कुछ करूंगा, तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगा। तुमने तो मेरी बीवी देखी है ना, कितनी मोटी है, मुझे अच्छी नहीं लगती, लेकिन तुम बहुत ज्यादा खूबसूरत हो। मुझे पता चल गया कि उसकी नीयत खराब है, इसीलिए मैंने वो घर छोड़ दिया। इस घर में जो सामान पड़ा था वो भी उसी के हवाले कर दिया, क्योंकि 2-3 महीने का किराया नहीं दिया था। अपना थोड़ा सा सामान लेकर मैं अपने साथ ऑफिस ले आई। सब मुझे देखकर हैरान हो रहे थे कि ये तुम्हारे पास इतना बड़ा बैग क्यों है, तुमने क्या यहाँ से कहीं जाना है? तो मैंने कहा कि मैंने किसी रिश्तेदार के घर जाना है, लेकिन मैंने छुट्टी नहीं ली थी। सोचा कि शाम तक ऑफिस में बैठ जाऊंगी, उसके बाद देखूंगी कि कहाँ जा सकती हूँ। सारे लोग ऑफिस से निकल गए और मैं ऑफिस में ही छुप गई। मैंने पूरी रात ऑफिस में गुजार दी। 2-3 दिन इसी तरह गुजर गए। मैं ऐसे ही करती थी, ऑफिस में ही कहीं छुप जाया करती थी और वहीं पर सो जाती थी। लेकिन ये बात शाहजेब सर को पता चल गई। उन्होंने गुस्सा किया। मुझे लगा कि वो गुस्सा हो रहे हैं कि मुझे ये सब कुछ नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा, तुम पागल हो, ऑफिस में अकेले सो जाती हो, अगर किसी ने तुम्हें यहाँ देख लिया, उसे पता चल गया तो तुम सारी रात यहाँ पर अकेली होती हो, तो उसके बाद क्या होगा? मैं भी परेशान थी कि मैं क्या करती। मैंने रोना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि तुम मेरे घर चलो और वहीं पर रहना। मैं ये सुनकर हैरान हुई। मैंने कहा, नहीं, मैं आपके घर कैसे आ सकती हूँ, मैं तो आपको अच्छी तरह जानती भी नहीं हूँ। उसने कहा कि यहाँ पर रहने से अच्छा है कि तुम मेरे घर ही आ जाओ, तुम्हें कोई मसला नहीं होगा, मैं यकीन दिलाता हूँ, मेरी बात का यकीन करो। उस शख्स ने मेरे साथ अभी तक कितनी भलाई की थी। मैंने उसका भरोसा कर लिया और मैं उसके घर चली गई। जब घर में दाखिल हुई तो वहां पे नौकरानी थी जो काफी बड़ी उम्र की थी। शायद वही घर को संभाला करती थी, क्योंकि बाहर चौकीदार भी था और एक और नौकरानी भी थी जो किचन में खड़ी काम कर रही थी। इस औरत का नाम नजमा था। सर ने नजमा को कहा कि ये लड़की आज से यहाँ ही रहेगी, इसके लिए कमरा साफ करवा दो और इसका बहुत ज्यादा ख्याल रखना। वो औरत भी बहुत अच्छी थी। उसने मेरा सामान लेकर कमरे में रखवा दिया और कहा, तुम्हें यहाँ पर किसी किस्म का कोई मसला नहीं होगा। इसने कहा कि किसी भी चीज की जरूरत हुई तो जरूर बताना। मैंने 2-3 दिन से खाना ठीक से नहीं खाया था, तो खाना खा के सुकून आ गया। इस औरत को भी अपने बारे में सब कुछ बता दिया। इसने कहा, हमारे साहब बहुत अच्छे हैं, इसी तरह लोगों की मदद करते हैं, उनका अपना भी इस दुनिया में कोई नहीं है ना, इसीलिए ऐसे लोगों के लिए उनका दिल बहुत बड़ा है। शाम होने वाली थी। मुझे ऐसा लगता था कि मैं किसी पुरसुकून जगह पर आ गई हूँ। अब मुझे परेशान होने की जरूरत नहीं, और शायद ऐसा ही था। रात हुई तो मेरा खाना नौकरानी मेरे कमरे में ही ले आई। उसने कहा कि आपको 3 टाइम का खाना कमरे में मिल जाएगा। मैंने कहा, मैं सुबह नौकरी पे जाया करूंगी तो दोपहर का खाना नहीं खाऊंगी, बस नाश्ता और रात का खाना घर पे खाऊंगी। उसने कहा कि ठीक है। उसने खाना मेरे सामने रखा और वहां से जाने लगी, पर अचानक से पलटी। फिर उसने एक अजीब सी बात कह दी। उसने कहा, ये घर अब आपका अपना घर है, आप इसको अपना घर समझें, किसी भी चीज की जरूरत हो तो हमें जरूर बताएं, अपने लिए किसी चीज की फिक्र ना करें, कपड़े जूते सब कुछ हम बनवा देंगे, क्योंकि यहाँ पर सबके लिए मौसम के हिसाब से कपड़े बनाए जाते हैं। सर खुद पैसे देते हैं और मैं ही जाकर ये सारे काम करती हूँ। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं, लेकिन एक बात याद रखना, रात 9 बजे के बाद अपने कमरे से बाहर नहीं निकलना। मुझे ये बात सुनने में इतनी अजीब नहीं लग रही थी, लेकिन उसके कहने का अंदाज बहुत अजीब था। मैंने कहा, रात 9 बजे के बाद वैसे भी मेरा कोई काम नहीं होगा, मुझे जल्दी सोने की आदत है क्योंकि सुबह जल्दी उठ जाती हूँ, लेकिन रात 9 बजे के बाद क्यों नहीं निकलना, हो सकता है कि कोई जरूरत पड़ जाए। उसने कहा, कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, अपनी जरूरत के सारे काम 9 बजे से पहले कर लीजिएगा, लेकिन रात को 9 बजे के बाद बाहर नहीं निकलिएगा।
इस बात को कोई मजाक नहीं समझिएगा, ये बिल्कुल संजीदा बात है। बस आपको इस घर में रहते हुए इसी असूल की पाबंदी करनी है, फिर आपके साथ कभी भी कुछ बुरा नहीं होगा। क्या मतलब था इसका? क्या अगर मैं इस असूल की पाबंदी नहीं करती तो क्या मेरे साथ कुछ बुरा हो जाता? मुझे ये बात कुछ अजीब सी लगी। सारी बातें बिल्कुल ठीक कर रही थी, लेकिन इसकी ये बात मुझे समझ नहीं आई। इस बात का कोई जवाब ही नहीं बनता था। कोई भी इस बात को सुनता तो हैरान होता और उसके दिल में ना जाने कितने सवालात आ जाते। मैं खामोश हो गई। उसने कहा कि मैं आपसे ये सुनने के लिए खड़ी हूँ कि आप 9 बजे के बाद कमरे से बाहर नहीं निकलेंगी। आपको इस बात का एतराफ करना होगा ताकि आपको इस बात की संजीदगी का पता चले कि मैंने ठीक कहा है। मैंने कहा ठीक है, मैं 9 बजे के बाद कमरे से बाहर नहीं जाऊंगी, मैं वादा करती हूँ। उसने कहा बिल्कुल ठीक है, आप बहुत अच्छी इंसान हैं, अल्लाह आपका यहाँ वक्त बहुत अच्छा गुजारे। मैंने कहा मैं हमेशा यहाँ नहीं रह सकती, अपने लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। थोड़े पैसे जमा हो जाएं तो यहाँ से चली जाऊंगी। उसने कहा कि ये तो आपके मामलात हैं, अल्लाह आपके लिए आसानी पैदा करे। अब मैं यहाँ से चलती हूँ, किसी चीज की जरूरत हो तो वो भी बता दें। मैंने कहा नहीं, किसी चीज की जरूरत नहीं है। मैंने खाना खा लिया। कमरे के अंदर ही बाथरूम भी था, जरूरत की चीजें भी मौजूद थी। कमरे में टीवी भी था और एसी भी था। लेकिन अभी तो सर्दियों का मौसम था, पानी पीने के लिए भी अंदर ही पानी रखा गया था। वैसे भी 9 बजे के बाद मुझे बाहर निकलकर करना क्या था? मैं जल्दी सो जाती थी। मेरी माँ ने आदत डाली हुई थी, सुबह उठ जाती थी, नमाज पढ़ती थी और फिर ऑफिस के लिए निकल जाती थी। यहाँ पर भी मेरी यही रूटीन थी। आज की रात तो पुरसुकून गुजर गई। अम्मी की बहुत याद आ रही थी, लेकिन इस बात पर खुश थी कि मेरी इज्जत और मैं महफूज हैं। वरना मैं कहाँ जाती, क्या करती? जो रातें मैंने ऑफिस में गुजारी थी, मैं उनमें बहुत ज्यादा डरती रहती थी। मुझे नींद भी नहीं आई थी। आज बहुत अरसे के बाद सुकून की नींद आई थी। सर ने कहा था कि ऑफिस वालों को ये बात बताने की जरूरत नहीं है कि तुम मेरे घर में रहती हो, नहीं तो वो उल्टी सीधी बातें करेंगे और तुम्हारे खिलाफ बातें हो, ये मुझे अच्छा नहीं लगेगा। मैंने कहा कि मैं किसी को नहीं बताऊंगी। कोई मुझसे पूछेगा तो कह दूंगी कि अपने घर में रहती हूँ। शाहजेब सर की एक बात बहुत अच्छी लगी थी कि वो ऑफिस में मेरे साथ ऐसे पेश आते थे कि जैसे हम एक घर में रहते ही नहीं हैं। उन्होंने ये भी कहा था कि वो मुझे ऑफिस से घर नहीं ले जाया करेंगे, जबकि मैंने भी तो इसी घर में जाना होता था। लेकिन इसलिए उन्होंने वैन वाला लगा दिया जिसके साथ मैं आया जाया करती थी। एक दिन अजीब मंजर देखा। मैंने देखा कि वो अपने ऑफिस में बैठे थे और मैं कोई फाइल देने जा रही थी, लेकिन कांच के दरवाजे से इनको देख के मैं साइड पे हो गई और फिर चुपके से उनको देखने लगी। वो वहां पर बैठे रो रहे थे। मैं हैरान रह गई कि मर्द वैसे ही मुश्किल से रोते हैं और इस तरह ऑफिस में बैठे वो भला क्यों रो रहे थे? ऐसी भी क्या बात थी? उनके रोने का अंदाज ऐसा था जैसे कोई बेबसी से रोता है। वो बहुत बेबसी से रो रहे थे। उनको न जाने किस बात का दुख हो रहा था। फिर उन्होंने किसी को कॉल मिलाई और उससे बात करने लगे। थोड़ी देर के बाद उन्होंने कॉल बंद कर दी और अपने आंसू साफ कर लेने के बाद अपनी जेब से कुछ पैसे निकाले और उनको मुख्तलिफ लिफाफों में डालने के बाद वापस अपनी कोट की अंदरूनी जेब में रख लिए। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या कर रहे हैं। मैं अंदर गई तो मैंने फाइल रख दी। मुझे लगा कि वो मुझसे भी नजरें चुरा रहे थे। उनकी शक्ल से लग रहा था कि वो रोए हुए हैं, इसलिए मेरी तरफ नहीं देख रहे थे। मैं जाने लगी तो उन्होंने कहा कि घर में किसी चीज की जरूरत तो नहीं है आपको? मैंने कहा नहीं, अल्लाह का शुक्र है, सब कुछ ठीक है। सर मैं हमेशा आपके घर नहीं रह सकती। उन्होंने कहा कि मैं समझ सकता हूँ, जब तक आपका कोई इंतजाम नहीं हो जाता आप रहें, लेकिन इंतजाम कहाँ हो रहा है ये मैं जरूर देखना चाहूंगा। मैं उनकी बात समझी नहीं। मैंने कहा कि मुझे आपकी बात समझ नहीं आई। उनका कहना था कि किसी ऐसी जगह न पहुंच जाइएगा जहां पर आपकी जान और इज्जत को खतरा हो। इसीलिए मैं आपको ये बात समझाना चाह रहा हूँ कि कोई जल्दी नहीं है। रात में अपने कमरे में थी और मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैंने खाना खा लिया था। 9 बजे से पहले ही मैंने अपने सारे काम खत्म कर लिए कि अगर मैं इस घर में रहती थी तो इस घर के एक छोटे से असूल का मुझे मान रखना ही चाहिए था। लेकिन आज मुझे नींद नहीं आ रही थी और जैसे ही 9:20 का वक्त हुआ मुझे रोने की आवाजें आने लगी। मुझे लगा कि आवाज कहीं आसपास आ रही थी, लेकिन मुझे अच्छी तरह पता था कि यहाँ पर आसपास कोई भी घर नहीं था। ये घर टाउन में बना हुआ था और ये टाउन भी शायद नया बना था, इसीलिए यहाँ प्लॉट खाली थे और ये आवाज तो बहुत करीब से आ रही थी। फिर मुझे इस बात पर यकीन हो गया कि ये आवाज घर के अंदर से ही आ रही है, लेकिन ये आवाज एक लड़की के रोने की थी।
थोड़ी देर के बाद ऐसी आवाज आने लगी कि जैसे 2-3 लड़कियां मिलकर रो रही हैं। मैं हैरान रह गई। मुझे यकीन हो गया था कि वो लड़कियां घर में ही हैं, लेकिन इस घर में तो सिवाय शाहजेब सर के अलावा कोई भी नहीं रहता था। नौकर भी अपना काम करके चले जाया करते थे। शायद वो नौकरानी भी इधर ही रहती थी, लेकिन इसके लिए तो पीछे क्वार्टर बनाए गए थे जहां से आवाज यहाँ नहीं आ सकती थी, क्योंकि क्वार्टर घर के बिल्कुल पीछे थे और ये आवाज घर के अंदर से आ रही थी। मुझे लगा कि मुझे बाहर जाकर चेक करना चाहिए, लेकिन मुझे कहा गया था कि 9 बजे के बाद बाहर न निकलना, इसीलिए मैं नहीं गई। थोड़ी देर तक आवाज आती रही, फिर कुछ तोड़ने की आवाज आई जैसे किसी ने कोई चीज तोड़ दी है, और उसके बाद मुकम्मल खामोशी छा गई। मैं हैरान रह गई और अगले 2-3 दिन तक भी रोज रात को इसी तरह से आवाजें आया करती थीं। मैंने एक दिन नजमा से पूछा कि इस घर में कोई और भी रहता है क्या, क्योंकि ये डबल स्टोरी घर था। शाहजेब सर का कमरा ऊपर था और मैं ऊपर कभी भी नहीं गई थी, क्योंकि मुझे कोई काम ही नहीं था ऊपर जाने से। उसने कहा सर ही रहते हैं। मैंने कहा कि उनके माँ बाप उसने कहा कि उनके माँ बाप के बारे में हमने कभी नहीं सुना और ना हमने उनसे सवाल किया। उन्होंने बताया कि कोई रिश्तेदार जो इस घर में आता हो। इस बात पर वो कहने लगी कि तुम क्यों पूछ रही हो। मैंने कहा ऐसे ही पूछ रही हूँ। उसने कहा कि उनका कोई रिश्तेदार नहीं आता, वो अकेले हैं और अकेले रहते हैं, उनको अकेले रहना ही अच्छा लगता है। मैंने कहा कि उन्होंने अभी तक शादी क्यों नहीं की। उसने कहा कि देखो, वो ना तो मेरे भाई हैं ना मेरे बेटे हैं जो मुझे हर बात बताते हों। नहीं की शादी तो हम क्या कर सकते हैं। वैसे वो लड़की होगी बहुत खुशकिस्मत जो कि उनकी जिंदगी में आएगी। मैंने कहा हाँ वाकई बहुत खुशकिस्मत होगी, क्योंकि हैं तो वो बहुत अच्छे इंसान। मैंने कहा कि जुमेरात को मैंने कुछ अजीब सी आवाजें सुनी थी। नजमा सब्जी काट रही थी। उसने अपने हाथ रोक दिए। उसने कहा कैसी आवाज। वो बिना मेरी तरफ देखे हुए बोली, जैसे कि घबरा गई हो। मैंने कहा कि लड़कियों की आवाजें थी, जैसे वो रो रही हों। उसने कहा कि अच्छा, वो साहब शायद अपने कमरे में टीवी लगा के बैठे होंगे। टीवी के बारे में नहीं पता, क्या टीवी पर ऐसी कोई चीज लगी होगी और वो देख रहे होंगे। टीवी की आवाज तो तुम्हें पता है पूरे घर में गूंजती है। मेरे दिमाग में ये बात आई कि हो सकता है कि वो टीवी देख रहे हों और टीवी पर ऐसी कोई चीज भी लगी हो। लेकिन जब टीवी पर कोई फिल्म या ड्रामा लगा होता है तो उसके साथ तो म्यूजिक की आवाज भी आती है, जो फिल्मों और ड्रामों में जरूरी होता है। लेकिन यहाँ पर तो सिर्फ लड़कियों की आवाजें आ रही थीं और वो भी इतनी हकीकत पर मबनी थीं। लेकिन नजमा का जवाब कभी अपनी जगह ठीक था, ये भी हो सकता था। उसने कहा तुम बहुत सवाल करती हो। इस घर में रहना है तो चुपचाप आराम से रहो। जो तुम चाहोगी तुम्हें मिलेगा, लेकिन ज्यादा सवाल नहीं करना। सर को ज्यादा सवाल करने वाले लोग पसंद नहीं हैं। मैंने कहा कि मैं उनसे कभी भी सवाल नहीं करूंगी। उसने कहा कि मुझे भी ज्यादा सवाल करने वाले लोग पसंद नहीं। अगर मैंने उनको कह दिया कि तुम में कोई मसला है तो वो तुम्हें यहाँ से निकाल देंगे। मुझे तो ये बात बड़ी अजीब लग रही थी कि उसका 5 मिनट के बाद मूड बदल जाता था। कभी ये कोई और बात करती, कभी ये कोई और बात करती। कभी उसका लहजा किसी और तरह का होता था और कभी किसी और तरह का। अभी ऐसे बोल रही थी जैसे यहाँ पे मालकन लगी हुई है। मुझे रोज रात को लड़कियों की रोने की आवाज आती थी। मुझे घर में तकरीबन 15 दिन होने वाले थे। मुझे यकीन हो गया कि ये टीवी नहीं है। कोई भी रोज एक ही तरह की चीज टीवी पे नहीं देख सकता है। एक दिन नजमा मेरे कमरे में आई। वो मुझे पहले ही खाना देके जा चुकी थी और 9 बजे के बाद का वक्त था। वो मेरे कमरे में बिना दस्तक दिए ही आ गई। मैंने कहा खैरियत है, तुमने मुझे कहा था कि 9 बजे के बाद बाहर न निकलना, तुम खुद बाहर फिर रही हो। इसने कहा कि मुझे तुमसे काम है, चलो मेरे साथ, आज तुम्हारी बारी है। मैंने कहा कि मेरी बारी किस चीज की। मैंने नजमा को देखा तो वो काफी थकी हुई और बीमार लग रही थी। उसने अपनी कमर पर हाथ रखा हुआ था। मैंने कहा तुम्हें क्या हुआ। उसने कहा मेरे साथ चलो, अब तुम्हारी बारी है। तुम्हें वैसे भी बहुत शौक है ना जानने का कि इस घर में क्या होता है। आज वही सब तुम्हारे साथ होगा तो तुम्हें पता चल जाएगा। मैं उसके लहजे से डर गई कि क्या होने वाला था, मेरे साथ और क्या होता था उस घर में। उसने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे जबरदस्ती ले गई। मैंने कहा कि ये क्या कर रही हो। वो मुझे दूसरी मंजिल की तरफ लेकर जा रही थी और एक बड़े से हाल कमरे में जाकर उसने मुझे छोड़ दिया। सामने देखा तो हैरान रह गई। इस कमरे में 4 नौजवान लड़कियां थीं, बल्कि शायद कम से कहना मुनासिब होगा। कोई 12 साल की थी तो कोई 13 साल की। वो बुरी तरह रो रही थी, फरियाद कर रही थी कि उनकी हालत बड़ी ही अजीब थी। ऐसा लगता था कि वो दर्द से रो रही हैं, लेकिन उनके जिस्म पे कोई भी जख्म नहीं था। नजमा ने दरवाजा बंद कर दिया और कहा कि तुम्हें आज की रात इन सब का ख्याल रखना होगा, क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। मैंने कहा कि ये कौन है। फिर उसने मुझे ऐसी बात बताई कि मैं हैरान रह गई। उसने कहा कि ये बच्चियां शाहजेब सड़क से उठाकर लाया है, जिनको जबरदस्ती नशा करवाया जाता था और उनसे गलत काम करवाया जाता था। अब वो इनको खरीद कर लाए हैं।
लेकिन इनको ठीक करने के लिए और इनको नशे की इतनी आदत हो गई है कि अब उनको नहीं मिलता तो ये ऐसी हो जाती हैं। सारी रात इनका ख्याल करना पड़ता है और मैं सारी रात जागती हूँ। लेकिन आज मेरी तबीयत खराब है, इसीलिए तुम्हें ये काम करना पड़ेगा। उनकी देखभाल करनी है, कोई दवाई देनी है और उनको सुलाना है। क्या तुम ये कर सकती हो? मैं हैरान रह गई। उन बच्चियों की आवाज ही तो मुझे आया करती थी। मैंने कहा जरूर करूंगी। उसने मुझे काम समझाया और खुद एक तरफ बैठ गई। उसकी तबीयत खराब थी। मैंने उसका भी ख्याल रखा और बच्चियों का भी। उनको देखकर मैं हैरान हो रही थी। अब मुझे सब कुछ पता चल गया। शायद उस दिन सर पैसे भी उसी वजह से डाल रहे थे और उन लोगों के लिए रो रहे थे। उन्होंने कहा कि मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है और मैं लोगों की मदद करना चाहता हूँ। लेकिन जब मैं लोगों की मदद करने के लिए बाहर जाता हूँ तो मुझे ऐसी कहानियां सुनने को मिलती हैं तो मैं एक महीने तक सो नहीं पाता। पता नहीं इस दुनिया में क्या हो रहा है। अब मैं भी रोज उनका ख्याल करती थी। ये बात कम से कम लोगों को पता चले कि उसी में भलाई थी। इसीलिए तुम्हें मना किया था कि रात को बाहर न निकलना। एक दिन मैंने उनसे कहा कि आप शादी क्यों नहीं कर लेते? आपको हिम्मत बढ़ाने के लिए कोई चाहिए। उन्होंने कहा कि कौन होगी जो शादी करेगी और फिर सारी जिंदगी मेरे साथ लोगों का ख्याल करती फिरेगी। मैं खामोश हो गई और वो भी खामोश हो गए। एक हफ्ते के बाद नजमा ने मुझे कहा कि सर तुमसे निकाह करना चाहते हैं, अगर तुम राजी हो तो। मेरे दिल में ये बात तो कब से थी। मैंने कहा मैं राजी हूँ, उनसे निकाह करूंगी और मैं उनके साथ मिलकर ये नेक काम करूंगी, क्योंकि ये काम करके मुझे बहुत सुकून मिल रहा है। मैंने शायद दिल ही दिल में उनको गलत समझा था, लेकिन वो बिल्कुल भी बुरे नहीं थे। उन्होंने इज्जत से मेरे लिए निकाह का पैगाम भेजा था। मैंने हाँ कर दी थी। हम लोगों का निकाह बहुत ही सादगी से हुआ था। घर में ही रस्म हो गई थी। इसके बाद से मैं भी लोगों का ख्याल करती हूँ। इसमें से 2 बच्चियों को घर वाले मिल गए हैं और इनको भेज दिया है। बाकियों के घर वालों की तलाश जारी है। एक बच्ची के घर वाले ने तो कहा कि ये हमें वापस नहीं चाहिए। वो सबसे छोटी उम्र की थी। वो भी हमारे साथ रहती है और शायद सारी जिंदगी हमारे साथ ही रहेगी। इसके अलावा भी शाहजेब इसी तरह के काम करते रहते हैं। जो बेकसूर लोग होते हैं, जिनको जेलों में डलवा दिया जाता है, उनके केस रीओपन करवाते हैं और उनको इंसाफ दिलवाते हैं। रास्ते में कोई नजर आ जाता है तो उसकी मदद जरूर करते हैं। इरादा ये है कि हम जल्द ही इस तरह का कोई सेंटर खोल लें और ये काम करने वालों के लिए और लोगों को भी जिंदा रखना है, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों की मदद कर सकें। दरवाजे बंद करके गुनाह करने वाले लोग तो आपको बहुत मिल जाएंगे, लेकिन दरवाजे बंद करके नेकी करने वाला इंसान मैंने पहली दफा देखा था। इसीलिए इससे शादी करने से पहले मैंने एक पल को भी नहीं सोचा, क्योंकि मैं जानती थी कि वो इतना कीमती हीरा है जिसको मैं अपने दामन में समेट लेना चाहती थी। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।